साथियों, बामसेव एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के इस 40वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का ये दूसरा प्रबोधन सत्र है और इस दूसरे प्रबोधन सत्र में जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में है और दूसरा जो विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में और न्यू पेंशन स्कीम के संदर्भ में। साथियों, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 29 जुलाई 2020 को इसका कोई कानून नहीं बना है, केवल जो मिनिस्टर काउंसिल में है उसका जो रिजोल्यूशन है वो पास कर दिया गया है, जबकि कोई भी कानून जो है वो लागू करने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ही लागू किया जाता है। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कोई कानून नहीं बना है इसको तो केवल रिजोल्यूशन पर ही लागू किया जा रहा है, इसकी कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई है। तो इस बात को हमको समझना होगा कि ये पार्लियामेंट में चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि इसमें जो षड्यंत्र छुपा है वो उजागर हो सकता है, तो उसको उजागर ना हो इसके लिए वो उसको छिपाना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। और वो इसके ऊपर जो चर्चा करते हैं वो चर्चा वो यूनिवर्सिटी लेवल पर करते हैं, स्कूल में टीचरों के लेवल पर करते हैं, साथ ही साथ में ये जो चर्चा है वो उनके मीडिया के द्वारा चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से और कॉन्फ्रेंसेस जो होती है हायर एजुकेशन सेक्टर में, उन कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीडिया के द्वारा इसको लागू किया जाता है। तो हमें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताई जा रही है कि इससे देश का बहुत सारा विकास भी होगा, एजुकेशन में बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो ब्राह्मणिकल विचारधारा के जो ज्ञानी लोग हैं और जो बहुजन समाज के लोग भी उनके प्रभाव में है, उनके द्वारा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रचार किया जाता है। और दूसरी बात है कि बामसेव के अलावा दूसरे किसी भी मंच पर इसका एनालिसिस नहीं किया जाता है। केवल बामसेव और बामसेव की जो सहयोगी संगठनाएं हैं उनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें ही केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है। तो समाज को इसकी जानकारी नहीं है, हम लोगों को ये जानकारी देनी होगी और उसको समझना होगा। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो बताते हैं कि हम राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाकर वो राइट टू एजुकेशन का दायरा जो है, जो कि पहले राइट टू एजुकेशन 2010 में बनाया गया, 2009 में बनाया गया, 2010 से ये राइट टू एजुकेशन का एक्ट भारत में लागू हुआ। तो राइट टू एजुकेशन से वो ऐसा देशवासियों को, देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि इससे हमने मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की और भारत के सभी लोगों को हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा वो प्रचार में लाते हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन ने मुफ्त शिक्षा नहीं दी बल्कि मुफ्त शिक्षा को खत्म कर दिया। राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन होगा, लेकिन कितना होगा? तो राइट टू एजुकेशन होगा 25% होगा। राइट टू एजुकेशन में है राइट टू एजुकेशन होगा, लेकिन 25% ही राइट टू एजुकेशन होगा। इसका मतलब 25% लोगों को ही मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, यह है राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब है जो 75% लोग हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं उनको भुगतान करना पड़ेगा, उनको फीस देनी होगी। तो ये कहाँ मुफ्त है? ये सबको मुफ्त देने वाला नहीं है, वो सबको मुफ्त, इसका नाम मुफ्त रखा है लेकिन मुफ्त देने वाला ये प्लान नहीं है, ये कानून नहीं है, ये मुफ्त का नाम है। लेकिन मान लो वो ऐसा कहते हैं कि हम 75% लोगों को
भुगतान करके शिक्षा देने वाले हैं, तो जनता इसका विरोध करती। तो जनता विरोध ना करे इसलिए उन्होंने इसका नाम मुफ्त शिक्षा का कानून इस तरीके से रखा है। लेकिन कानून में जो प्रोविजंस है वो 75% जो है स्कूल में जो बच्चे एनरोलमेंट होंगे, दाखिल होंगे, उनको 75% विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को फी देनी होगी, पैसा देना होगा। तो इसका मतलब है, मुफ्त का मतलब है सरकार के द्वारा मुफ्त। अभी 25% मुफ्त है और बाकी जो है 75% उसके लिए फीस देना पड़ता है। ये कानून आने के पहले कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं थे, प्राइमरी के जो भी थे वो गवर्नमेंट की तरफ से एडेड थे। ये कानून आने के बाद कई हजार, देश भर में कई हजार स्कूलों को इस कानून के अनुसार कई हजार स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी गई और प्राइवेट स्कूल शुरू कर दिए गए। अभी जिसकी फीस हम लोग देखते हैं 25,000 कम से कम है, 25,000 से लेकर हर साल की फीस जो है 10% बढ़ती हुई 2.5 लाख तक, 10वीं कक्षा की फीस जो है ये 2.5 लाख तक हो जाएगी। इतना प्राइवेटाइजेशन इस राइट टू एजुकेशन ने कर दिया। मतलब राइट टू एजुकेशन, ये प्राइमरी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने वाला कानून है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई, ना लोगों को ये समझ में आया, तो ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अभी एक सर्वे रिपोर्ट ये कहता है 2030 तक हर बच्चे के शिक्षा के लिए कम से कम 15 लाख या 30 लाख रुपए तक, ये सर्वे रिपोर्ट है। सर्वे रिपोर्ट कहता है 2030 तक प्राइमरी एजुकेशन का खर्चा जो है वो 15 लाख रुपए तक, पहली से 8वीं 10वीं कक्षा तक आपको कम से कम 15 लाख रुपए या 30 लाख रुपए भी इस शिक्षा के लिए खर्च करने होंगे। एक तरफ भारत सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाई हुई है, 84 करोड़ 84 करोड़ लोगों को एक समय का खाना भी नहीं मिलता है तो खाना देना पड़ता है। जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है वो लोग 15 लाख रुपए की फी कहां से भरेंगे, 30 लाख रुपए की कहां से भरेंगे? तो ये लोग ऐसी कोई पैसे नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 84 करोड़ लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये 84 करोड़ लोग एससी के लोग हैं। कौन लोग हैं? जो लोग ये भूखमरी के रेशा में है, जिनको एक समय का खाना नहीं मिलता है। ये लोग कौन है? ये एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और इनसे कन्वर्टेड जो मूल निवासी है वो लोग हैं जिनको एक समय का खाना नहीं मिलता है, जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता है, वो लोग 15 लाख की फी नहीं भरेंगे। इसका मतलब है इस राइट टू एजुकेशन से ही हम सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है। अभी हम लोगों को एजुकेशन नहीं मिलने वाला है। ये जो राइट टू एजुकेशन कानून है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ये राइट टू एजुकेशन का कानून जो है, ये कानून अभी 6 से 8 तक नहीं रहेगा। ये कानून प्री प्राइमरी से यानी 30 साल के बच्चे से लेकर 3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक रहेगा। इसका मतलब है अभी ये प्री प्राइमरी 3 साल का बच्चा यानी 3 से 6 का प्री प्राइमरी में आता है, तो ये प्री प्राइमरी का भी पूरा के पूरा प्राइवेटाइजेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कर दिया। 12वीं कक्षा तक कोई शिक्षा जो है फ्री में नहीं मिलेगी और इस तरीके से उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरा के पूरा प्राइवेटाइजेशन 12वीं तक का कर दिया गया। ये तो पहले फिर ये तो उसका अनिवार्य रूप में राइट टू एजुकेशन को जो उन्होंने उसका जो विस्तार किया है उसके कारण ये हुआ है। दूसरा, हमारे साथी ने बताया कि 6 से 12वीं तक की कक्षा जो है यानी 14 साल के 12 साल के आगे जो है वो स्किल एजुकेशन देने वाले हैं। स्किल एजुकेशन के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और स्कूल कॉम्प्लेक्स में हम बच्चों को क्या पढ़ाए? जो बच्चे स्कूल में जाएंगे उनके लिए, जो जाएंगे नहीं तो वो तो बाहर ही हो गए। जो जाएंगे यानी जो 84 करोड़ लोग हैं उनके तो बच्चे स्कूल में जाएंगे ही नहीं। जो बचे हुए
बचे हैं, हमारे कर्मचारी है, बिजनेसमैन है, बहुजन समाज के कुछ थोड़े बहुत होंगे, तो उनके बच्चे स्कूलों में जाएंगे, तो स्कूलों में जाएंगे तो उनको क्या पढ़ाया जाएगा? बढ़ई का काम पढ़ाया जाएगा, सुतार का काम, प्लम्बिंग का काम पढ़ाया जाएगा, माली का काम, खेती का काम पढ़ाया जाएगा, चमार के बच्चों को चमार का काम पढ़ाएगा। तो इसका मतलब है शिक्षा भी आपको कौन सी मिलेगी? शिक्षा आपको उच्च शिक्षा वाली नहीं मिलेगी, तर्कशील वाली नहीं मिलेगी, आपके जीवन का विकास करने वाली शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। आपको जो पहली गुलामी है वो करने वाली शिक्षा, वो भी पैसा देकर नौकरी के लिए आप करोगे। इस तरीके का जो है वो एजुकेशन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके से दिया जाएगा। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है महाराष्ट्र में इस तरीके का कानून बनाया गया और 14,000 स्कूल बंद करते हुए उनको स्कूल कॉम्प्लेक्स अभी शुरू भी हुआ है। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया, स्कूल कॉम्प्लेक्स ये कोई नई योजना नहीं है, स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है। छोटे छोटे स्कूलों को बंद करना, स्किल एजुकेशन के नाम पर वो इस तरीके के स्कूल शुरू करना और स्किल एजुकेशन के लिए जो स्कूल का डेवलपमेंट करना होगा उसके लिए पैसा कौन लगाएगा? वो सरकार नहीं लगाएगी, वो जो पैसा लगेगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है कॉर्पोरेट का, उसको लगाया जाएगा। उसके लिए उसको अधिकार दिए जाएंगे, प्राइवेट लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। ये इसमें कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आरटी में भी ये प्रोविजन है कि कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। जो आरटी में रिजर्वेशन है 25%, वो सभी के लिए है, वो इनकम के आधार पर रिजर्वेशन है, उसमें सब लोग हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि ये सारा जो डेवलपमेंट हम भारत के शिक्षा क्षेत्र का करने वाले हैं, उस शिक्षा क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए हम आज तक नहीं कर पाए। अभी हमारा जो जीडीपी है उस जीडीपी के 6% हम उसमें लगाएंगे, 6% लगाएंगे, लेकिन 6% के लिए कोई बजट नहीं बनाया। तो ये 6% कैसे लगाएंगे? तो वो कहते हैं ये 6% हम कौन से प्लान पर लगाएंगे? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसके लिए एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो कहते हैं ये नॉन प्रॉफिट बेस तौर पर ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और कहां से किया जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का जो फंड है उस फंड के आधार पर किया जाएगा। तो कॉर्पोरेट का फंड इसमें लगाया जाएगा और नॉन प्रॉफिट लगाया जाएगा। इसका मतलब है कॉर्पोरेट के लोगों को स्कूल खोलने के, स्कूल लेने के अधिकार होंगे, लेकिन वो इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे इसका मतलब क्या है? स्कूल चलाने के लिए जितना खर्चा आता है वो सारा के सारा वो लेंगे, बच्चों से लेंगे। तो स्कूल चलाने के लिए क्या लगता है? टीचर्स की सैलरी लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसके चलाने के लिए मेंटेनेंस लगता है। अभी ये सारा मेंटेनेंस वो जो अगर हमसे लेंगे तो वो फी जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्कूल चलाने का अधिकार प्राइवेट लोगों को देकर स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करना, ये उसका अर्थ है। हम देखते हैं कि आरटी के तहत हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो, जो स्कूल खोले गए हैं वो कोई चैरिटी के लिए थोड़े ही खोले हैं, वो लोग तो लाखों करोड़ रुपए, मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है, महाराष्ट्र के कुल 14 स्कूलों का रिकॉर्ड है, केवल एक टाउन के 14 स्कूलों का रिकॉर्ड है। उन 14 स्कूलों ने कम से कम 5-6 साल में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए ये स्कूल एजुकेशन से। अगर वो 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आप सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने पर स्कूलों के माध्यम से शोषण। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए महाराष्ट्र में उन्होंने ये नया एडॉप्शन का कंसेप्ट लाया था कि महाराष्ट्र के 64,000 जो स्कूल है वो उद्योगपति एडॉप्शन कर सकते हैं, वो एडॉप्ट करेंगे। एडॉप्ट करने के लिए उनका नाम भी उस स्कूल को दिया जाएगा, स्कूल का नाम उस उद्योगपति के नाम पर होगा और वो
उद्योगपति वो स्कूल को अडॉप्ट करने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए में ले सकता है। तो इस तरीके का कानून उन्होंने बनाया। उस कानून को प्रोटॉन ने विरोध किया, बड़े पैमाने पर राज्य के लोगों को जागरूक किया। तब जाकर जब जनता का विरोध हुआ तो सरकार को वो कानून जो है पीछे लेना पड़ा। पिछले महीने की बात है, ये करना पड़ा सरकार को। लेकिन सरकार हमारी शिक्षा को खत्म करने का प्लान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी रखा हुआ दिखाई देता है। साथियों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुजनों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए नो एजुकेशन पॉलिसी है। इससे कोई एजुकेशन हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये केवल एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, इससे दूसरी बात है ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन से ये समाज जो है ये 2 क्लास में विभाजित हो जाएगा। एक जो हायर एजुकेशन या एजुकेशन लेने वाले हैं, हायर एजुकेशन का भी इसी तरीके का प्राइवेटाइजेशन है। हायर एजुकेशन में उन्होंने प्रोविजन कर दिया 25,000 महाविद्यालय बंद करेंगे और उसके बदले में वो क्या करेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज डेवलप करेंगे। मतलब जो रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में जो महाविद्यालय है वो बंद किए जाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज खोली जाएगी, उद्योगपतियों के द्वारा खोली जाएगी और इसके तहत जो हायर एजुकेशन बहुजन लोगों का बंद हो जाएगा। तो आपको जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको शिक्षा मिलेगी, लेकिन कौन सी मिलेगी? कारागिरी की शिक्षा मिलेगी, मजदूरी की शिक्षा मिलेगी, काम करने की शिक्षा मिलेगी। उनको उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी, मान सम्मान की शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया हुआ है, एक दर्जा को हासिल करने के लिए, दर्जा को हासिल करने के लिए, जो इक्वल स्टेटस हासिल करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो नहीं दिया जाएगा। आपका स्टेटस जो है इस एजुकेशन के आधार पर वो क्या बनाना चाहते हैं? आपको मजदूर वर्ग में तब्दील करना चाहते हैं। वो कम पैसे में, कम मजदूरी में आपका शोषण। तो इससे समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है, हायर वर्ग है, वो इंटेलेक्चुअल में या वो जो वर्ग है वो वर्ग जो है साधन संपन्न बनेगा और हमारा वर्ग जो है वो सेवा करने वाला वर्ग बनेगा। तो बहुजन समाज को सेवा करने वाले वर्ग में रूपांतरित करते हुए गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ब्राह्मण सेवा लेने वाला वर्ग होगा और हम लोग जो है सेवा करने वाली पीढ़ियों में रूपांतरित हो जाएंगे। इस तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा वर्ण व्यवस्था को थोपने का काम जो है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कर रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बारे में कोई दूसरे पटल पर कोई चर्चा होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हम लोगों को इसको, बहुजन समाज के सभी शिक्षित लोगों को अपने स्तर पर ये सारे प्रयास करने होंगे, आप करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है न्यू पेंशन स्कीम के संदर्भ में। साथियों, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये न्यू पेंशन स्कीम को समझने के लिए हमको पुरानी पेंशन स्कीम मालूम होनी चाहिए। पूरा न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम ये है कि आप लोगों को अपने पेंशन के लिए, जिसको भी पेंशन चाहिए, जो कर्मचारी है उसको पेंशन के लिए अभी अपने वेतन का 10% देना पड़ता है, 12.5% देना पड़ता है, सरकार का 12.5% जाता है। ये दोनों अमाउंट जो है उसकी कटौती होती है और ये कटौती की हुई रकम जो है ये मध्यस्थ के रूप में सरकार इकट्ठा करने का काम करती है। सरकार ने कानून भी बनाया, अगर किसी को न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैंडेटरी है, आपको न्यू पेंशन स्कीम का फॉर्म भरना होगा। आपके 12.5% और सरकार के 12.5%, 25% अमाउंट जाएगी, सरकार के पास जाएगी। सरकार ये पैसा जो है पीएफआरडीए नाम की संस्था को देगा और पीएफआरडीए ये अमाउंट जो है ये उद्योगपतियों को देगी। उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे उद्योगपतियों को इन्वेस्ट किया जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो प्रॉफिट होगा उद्योगपति को,
उस प्रॉफिट में से आपको 6% सालाना ब्याज के आधार पर 6% के आधार पर आपको कम से कम पेंशन मिलेगी। ये है वो प्रोविजन जिसे डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है। पहली पेंशन क्या थी? कोई भी कर्मचारी है 20 साल की सेवा अगर उसकी होती है तो 20 साल की सेवा के बाद उसका जो लास्ट पेमेंट होगा उससे जो आधा पेमेंट है वो आधा पेमेंट उसको सैलरी के बतौर, पेंशन के बतौर मिलेगा। आधा पेंशन मिलेगा, मतलब 70,000 आपको पेमेंट है तो 35,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। आपके बेसिक के आधार पर लगभग 35,000 आपको पेंशन मिलेगी। साथ में आपको 16 महीने की ग्रेजुटी भी मिलेगी। आपके पेंशन, आपका कुछ हो जाता है तो परिवार को भी पेंशन मिलेगी। तो फैमिली पेंशन है, आपको पेंशन है, आपको ग्रेजुटी भी है, इतना सारा आपको मिलेगा। ये पुरानी पेंशन है। तो ये पुरानी पेंशन क्यों है? क्योंकि हर कर्मचारी है, हर व्यक्ति जो भारत का है, भारत के संविधान ने उसको एश्योर किया है कि उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। नौकरी करेगा पैसा मिलेगा, नौकरी समाप्त हो जाएगी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो 60 साल तक सम्मान पूर्वक जिएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा? पैसा नहीं मिलेगा वो तो मजदूरी करने थोड़े ही जाएगा। 60 साल की उम्र में पैसा नहीं है, सम्मान के साथ नहीं जी सकता है, आत्महत्या कर देगा, जीवित समाप्त कर देगा। तो उसके जीवित की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा ये पेंशन का प्लान बनाया गया और इस पेंशन के प्लान को अमल भी किया गया। हजारों लोग हमारे बहुजन समाज के इस पेंशन स्कीम का लाभ लेते हुए हम लोगों को देखते हैं। लेकिन इस पेंशन स्कीम जो है, ये पेंशन स्कीम को खत्म करके अभी ये पेंशन स्कीम बनाई गई। तो ये पेंशन स्कीम इस तरीके से क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने ये पेंशन बनाई थी तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया था। जो कर्मचारियों का पैसा हर माह में जमा होता था, वो हर माह में जमा होने वाला जो पैसा है जिसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं, वो 6% पहले पुराने जमाने में 30-40 साल पहले वो 10% था, अभी वो 6% मिनिमम है, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये जो 6% 10% अमाउंट हर माह में आपकी जमा होती है, वो जमा होती रकम जो है सरकार के पास जाती है। तो पहले सरकार क्या करता था? ये सारा पैसा जो है ये भारत के निर्माण पर लगाता था, इससे भारत का निर्माण होता था। भारत को निर्माण करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट निर्माण किए जाते थे। डैम बनाने के प्रोजेक्ट थे, रास्ते बनाने के प्रोजेक्ट थे, बिजली के प्रोजेक्ट थे, बिजली वहन के प्रोजेक्ट थे, जहाज की कंपनी की थी, कोयले की थी, कई सारे प्रोजेक्ट। 348 कंपनियों का भारत सरकार ने प्रोजेक्ट का निर्माण किया। लोहे की कंपनी बनाई, रेलवे के डिब्बे की कंपनी बनाई, जहाज की कंपनी बनाई, कोयले निकालने की कंपनी बनाई, हर तरीके की मूल्यवान धातु बनाने की कंपनी बनाई। ये सारी कंपनियां बनाने के लिए जो बेसिक भांडवल, बेसिक बीज लगता है, पैसा लगता है, वो पैसा कहां से आया? सरकार के पास। तो सरकार ने ये जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों का पैसा हर महीने उनको आता था। वो आता हुआ पैसा जो नियमित रूप से खर्च करने वाला है, जो कर रूप से आने वाला है, उससे अलग पैसा है। ये जो सरकार के पास पैसा आता है, ये कोई सरकार का रेवेन्यू का पैसा नहीं है, ये एक्सेस ऑफ रेवेन्यू है। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू का जो पैसा है वो सरकार ने इस देश को निर्माण करने के लिए इन्वेस्ट किया। उससे 348 कंपनियों का निर्माण किया और ये कंपनियां पिछले 70 साल से चलती रही और इस कंपनियों का विकास हुआ। इसमें से 10 कंपनियां महारत्न बन गई। ये महारत्न कंपनियां जो है, इन महारत्न कंपनियों का सालाना बजट जो है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट इनका 10,000 करोड़ से ज्यादा है। एक साल में एक कंपनी 10,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा सरकार को देती है, सरकार को मुनाफा देती है। दूसरी नवरत्न कंपनियां है, जो कंपनियां 5,000 से ज्यादा मुनाफा सालाना सरकार को देती है।
मिनी रत्न कंपनियां हैं जो सालाना 1000 से ज्यादा प्रॉफिट देती है और बाकी 1000 से कम प्रॉफिट देने वाली 212 कंपनियां हैं। ऐसे मिला के ये जो कंपनियां हैं 348 कंपनियां थी। इन कंपनियों से भारत सरकार के बजट में 2000 साल तक 2.5 लाख करोड़ का नफा सरकार को मिलता था, मुनाफा मिलता था 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये भारत के बजट से लगभग 30% बजट था। लेकिन इन्हीं कंपनियों में और सरकार में बहुजनों के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन मिला, नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए, उनके पास गाड़ियां, बंगला, हर तरीके की सुविधा आने लगी। तो ये लोग सत्ता में भी जाने लगे तो ब्राह्मणों की सत्ता हिलती हुई दिखाई दी। तो ब्राह्मणों ने इनको रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, इनकी संपन्नता का खत्म करने के लिए ये जो कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेच डाला इन कंपनियों को। 28 कंपनियों को पूरी उद्योगपतियों को बेच दिया। 82 कंपनी ऐसी है जो 50% तक बेची हुई है, 50% से ज्यादा बेची हुई है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो कंपनियां 50% तक, मतलब ये 212 कंपनियां 100% कंपनियां बेची जा चुकी, लेकिन वो बेचने का सिलसिला जो है वो 0 से शुरू होता है, 2, 4, 10 करते करते वो 100% तक बेचे। इसी साल LIC को बेचना है, एयर इंडिया को भी बेच दिया, कई सारी कोल इंडिया को बेचने का प्लान है, BSNL को ऑलरेडी बेच दिया है। इस तरीके से इन कंपनियों को, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, कई सारी पेट्रोकेमिकल्स कंपनियां हैं, उनको बेचने का काम हर दिन शुरू है। अभी सरकार जो अपनी कंपनियां हैं जो समाज के पैसे से खड़ी है, वो अगर वो बेच रहे हैं तो कर्मचारियों से जो हर महीने में पैसा आता है वो कहां लगाएंगे? वो अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो इन्वेस्टमेंट समाज, देश के डेवलपमेंट पर वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने प्लान क्या बनाया? उसको उद्योगपति को देंगे। अभी ये जो पैसा कर्मचारियों का आता है वो प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण, कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो कर्मचारियों को पैसे आते हैं वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो किसको देंगे? तो उन्होंने दूसरा प्लान बनाया, एजेंसी बनाई, एजेंसी के द्वारा आपका पैसा लेते हैं और उद्योगपतियों को ही देते हैं। जो पैसा देश के काम के लिए, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए लगना चाहिए, वो पैसा वो अभी उद्योगपतियों को दे रहे हैं। और उद्योगपति उस पैसे का क्या कर रहे हैं? सरकार कह रही है हमारे पास इन कंपनियों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम बेच रही है। सरकार के पास कंपनियों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो कंपनियां बेच रहे हैं। कर्मचारी अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं, सरकार वो पैसा किसको दे रही? उद्योगपतियों को दे रही, और उसी पैसे से ये उद्योगपति सरकार की कंपनियों को खरीद रहे हैं। षड्यंत्र समझो, ये षड्यंत्र है कि उद्योगपतियों के पास पैसे नहीं है। अभी उद्योगपति जो है वो कंपनी खोलता है, भारत के उद्योगपति इतने महान है, वो कंपनी तो खोलते हैं लेकिन चला नहीं पाते, ऐसा वो कहते हैं। और इस नाम पर पिछले 7 सालों में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में कहा पिछले 7 सालों में उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। मतलब उद्योगपति जो है वो कंपनी मुनाफे में नहीं चला पा रहा है तो राइट ऑफ कर रहा है उसको कर्जा। एक तरफ वो जो कंपनी
कंपनियां उद्योगपतियों को दी है वो मुनाफे में नहीं चलाता ऐसा कहता है, और कर्जा जो बैंकों से लिया है सरकारी बैंकों से वो भी नहीं भर पाता है। तो वो कर्जा नहीं भर पाता ये सरकार को मालूम है, फिर भी सरकार हम सब लोगों का पैसा इकट्ठा करते हुए किसको दे रही है? उन्हीं उद्योगपतियों को दे रही है। हमारी कंपनियां ही उनको ही बेच रही है। ये किस लिए सारा खेल षड्यंत्र किस लिए किया जा रहा है? जिनके पास पैसा नहीं है, उनको जो कर्जा नहीं भर रहे, उनको आप पैसे इस शेयर के माध्यम से क्यों दे रहे हो? तो केवल हम लोगों को ये जो पेंशन का अधिकार है, हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार है, हम लोगों को जो नौकरी का अधिकार है, वो सारा का सारा खत्म करने के लिए ही ये सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा। सरकार का मतलब रामनी सरकार द्वारा ये षड्यंत्र किया जा। वो पेंशन देना नहीं चाहते हैं, छीनना चाहते हैं हमारे सारे अधिकारों को, इसीलिए वो ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको हमको समझना होगा। एक उदाहरण आपको देता हूं बस। सरकार कहती है कि हमारे पास लोगों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। आपको पेंशन देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सिस्टम को डेवलप करना है। अगर आप एक सिस्टम को डेवलप कर देते हो, ये जो सरकारी कंपनियां चलती है वो अगर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का मुनाफा देती है तो उनको बंद करने की क्या जरूरत है? अगर वो मुनाफा देती है तो वो मुनाफा जो है वो कर्मचारियों का पेंशन का सहारा बन सकता है। आप काहे को बेच रहे हो उनको? कर्मचारी आपको पेंशन, भवन निर्माण करना है, रोड डेवलपमेंट करना है, सारा पैसा कर्मचारियों से लिया जा सकता है। आप कल्पना करो, भारत में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें 2 करोड़ कर्मचारी है और प्राइवेट सेक्टर में 50 करोड़ कर्मचारी है। प्राइवेट सेक्टर में 50 करोड़ कर्मचारी है। आप 50 करोड़ कर्मचारियों से एक महीने का 10,000 रुपए लेते हो। 10,000 से कितना एवरेजली, क्योंकि अब आज मान लो किसी का 5,000 आज है, आज 3,000 है, 20 साल के बाद थोड़े ही 3,000 रहेगा उसका, 20 साल के बाद तो उसका 20,000 रहेगा। तो एवरेज करते हो तो एवरेज से 10,000 आता है। अगर 10,000 एक कर्मचारी से लेते हो तो एक साल में आपके पास एक महीने में 50 करोड़ इंटू 10,000 करोड़, तो 50 करोड़ इंटू 10,000 अगर आप कर लेते हो तो वो हो जाता है 50,000 करोड़। 5 लाख करोड़ होगा। 50,000 इंटू 10 करोड़, 10,000, 50 करोड़ इंटू 10,000, 5 लाख करोड़ पर मंथ। तो सालाना कितना हो जाएगा? 60 लाख करोड़। 60 लाख करोड़ तो भारत का बजट इतना है। इतना पैसा तो ये सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के पैसे, सारा का सारा भारत सरकार का बजट है, इससे चल जाएगा। इतना पैसा इनसे मिल सकता है। इतना पैसा ये लोग दे सकते हैं जिससे भारत का निर्माण हो सकता है। लेकिन सरकार जो है ऐसा नहीं करना चाहती है। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी एक प्लान आपको मैं बताता हूं, आप खुद नेट पर सर्च कर दिए, आपको पता चलेगा। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक प्लान दिया जाता है। किसी भी आप सीए के पास जाओ, वो आपको ये प्लान बताएगा। क्या प्लान है? जो 10,000 रुपए एक व्यक्ति अगर महीने में इन्वेस्ट करता है और वो 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, एसआईपी के तहत, वो 10,000 के 30 साल तक रुपए इन्वेस्टमेंट के आधार पर और इनकम के आधार पर अगर उसको केवल 10% अगर उसका बेनिफिट रेट होगा तो 30 साल में ये 10,000 रुपए के होते हैं 3,52,000 करोड़, 3 करोड़ 52 लाख रुपए, मतलब 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। जो कर्मचारी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है उसके 3.5 करोड़ रुपए होते हैं आखिरी तक। 3.5 करोड़ में से 50 लाख उसको पेंशन दे दो भाई, तो 50 लाख रुपए अमाउंट है, वो उसको आप ग्रेजुटी में दे दो, रहे 3 करोड़ रुपए। वो 3 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो 6%
6% से भी आप उसको केवल इंटरेस्ट देते हो एज पेंशन, तो उसको 2,01,80,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। ये कोई भी आपको बताएगा? अगर ये हो सकता है, ये हो रहा है, जबकि अगर आप आर्थिक किसी सलाहकार से सलाह लोगे तो वो कहेगा ये जो SIP के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलता है वो 10% मिनिमम है, वो 20% तक मिल सकता है। इतना ज्यादा मिल सकता है तो भारत के हर व्यक्ति को पेंशन दिया जा सकता है, सारे समाज को पेंशन दिया जा सकता है। ये होते हुए भी ये लोग पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सारा के सारा प्लान वो इस तरीके से बना रहे हैं। साथियों, ये उद्योगपति जो है वो सरकार से लिए हुए पैसे जो है वो डुबा देते हैं 10 लाख करोड़। अभी हमने देखा कि जो LIC का पैसा है 80,000 करोड़ रुपीज, ये 80,000 करोड़ रुपीज LIC का अदानी के पास है, अदानी को दिया और अदानी को ये पैसा दिया। अदानी का क्या हुआ? हमने देखा अदानी का अप्रैल माह महीने में उसका शेयर है, उसका जो वैल्यू है इतना नीचे आ गया कि वो लगभग 10-12 लाख करोड़ को डूबा। अभी वो इतने रुपए को डूबेगा तो LIC का क्या होगा? LIC तो दिवाले में निकल गई है। अभी LIC में पेंशन वाले लोगों का पैसा है, कौन लेगा इसकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। आपके कर्मचारियों के भविष्य को पूरा तहस नहस किया जा रहा है। शिक्षा के आधार पर आपके पीढ़ियों को तहस नहस किया जा रहा है, आपके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, कई सारे गलत कानून इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये सारा के सारा मामला हम लोगों को गुलाम बनाने का मामला है, हक अधिकारों से जीने के अधिकार से वंचित करने वाला मामला है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने जल्दी हम इसके विरोध में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इन सारे बातों को आप लोगों को हर कर्मचारी तक पहुंचाना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। आप समाज में जाते हो, लोगों को बताते हो तो किसको पेंशन नहीं चाहिए, किसको अपना भविष्य नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सब लोग आपके साथ आएंगे। केवल हम लोगों को उनके पास जाकर बताने के लिए अवसर है, हम लोगों को जाकर बताना होगा, समझाना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद मुख्तियार भी हो सकते हो, समाज को भी कर सकते हो, पेंशन भी पा सकते हो। ऐसा आप करोगे, ऐसी अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य। धन्यवाद।